हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश समाप्त हो चुका है और नया वंश खिलजी वंश प्रारंभ हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने अंतिम गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को हटा करके एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया और खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष केवल सबसे छोटा कार्यकाल के रूप में सामने आया। यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इनका जो कद है वो कैकुवाद के समय में बढ़ना प्रारंभ हुआ। जलालुद्दीन खिलजी कैकुवाद के समय में अश्वशाला के प्रमुख के रूप में नियुक्त होते हैं और धीरे धीरे अपना कद बढ़ा लेते हैं। जब कैकुवाद का मृत्यु हो जाता है कैकुवाद के मृत्यु के बाद इनका अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया जाता है और सुल्तान के अंगरक्षक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी और संरक्षक यानी अंगरक्षक और संरक्षक बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी मात्र 3 माह के अंदर कहा जाता है कि क्यूमर्स को मार करके और एक बोरे में भर कर यमुना नदी में फेंक देते हैं। यमुना नदी में फेंक देते हैं और स्वयं सुल्तान बन जाते हैं और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनते हैं तो बलबन के लाल महल में नहीं जाते हैं। उन्हें भय रहता है कि जो पिछले 80 सालों से गुलामों का यानी तुर्कों का शासन देखा हो, वो जनता इतनी आसानी से खिलजियों को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि खिलजी भी एक जनजाति तुर्क थे। ये जनजाति थे, खिलजी कबीला के थे, तुर्की कबीला के नहीं थे। और खिलजी कबीला के होने के नाते ये रोजगार के तलाश में भारत आए थे। जलालुद्दीन खिलजी और इनके भाई शिहाबुद्दीन मसूद, इन दोनों लोगों ने एक साथ गुलाम वंश के शासकों के यहाँ नौकरी करना प्रारंभ किया था। जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बनते हैं तब बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि वहाँ के अमीर और जनता विद्रोह करके हमें मार देंगे। इसलिए 1 साल तक वो किलोखोरी के किला में रहते हैं और किलोखोरी के किला में ही इनका राज्याभिषेक होता है। महल में इनकी एक उपाधि होती है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की जो उपाधि है इसे भी कैकुवाद ने ही दिया था। कैकुवाद ने जब निजामुद्दीन को मार दिया तब वहाँ पे अराजकता की स्थिति आ गई और उस समय उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को अपना अंगरक्षक के रूप में और अश्वशाला के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था।
और शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो जब जलालुद्दीन खिलजी बादशाह बनते हैं यानी सुल्तान बनते हैं, तब वो 1 साल तक किलोखोरी के किले में ही रहते हैं। किलोखोरी के महल में राज्याभिषेक करवाते हैं और वहीं पर रहते हैं। जब दिल्ली की जनता और अमीरों ने जलालुद्दीन को दिल्ली आने को आमंत्रित करती है, तब ये दिल्ली जाते हैं और बलबन के लाल महल में जाते हुए फफक कर रोने लगते हैं। राजनीतिक गुणों में ये सब होना चाहिए। आपको रोना भी आना चाहिए, आपको गाना भी आना चाहिए, नाचना आना चाहिए। तो ये सब लोग कर लेते थे। जाकर फफक के रो दिए। अब सारे अमीर देखने लगे कि अरे सुल्तान रो रहा है। तो इसने कहा, जानते हो आप लोग, ये जो लाल महल के आज के सिंहासन देख रहे हैं, ये हमारे वालिद की भांति, वालिद मतलब पिता होता है, इस्लाम में वालिद कहा जाता है, हमारे वालिद की भांति यानी हमारे पिता तुल्य बलबन बैठा करते थे। हमें आज भी उनके बातों को सोचता हूं तो मैं भय से कांप जाता हूं। मेरा उनके प्रति इतना सम्मान है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन आप लोगों की जनता, आप जनताओं का, अधिकारियों का और अन्य तमाम सदस्यों का मैं जो सेवा करना चाहता हूं उसको मैं बयान नहीं कर सकता। अब सारे अमीर भावुक हो गए। जनता तो एकदम पगला गई। अरे बाप रे बाप, ऐसा सुल्तान मिला है बेचारा। जनता बेचारी क्या करे, इसको तो दिमाग होता नहीं है, ये दिल से सोचती है। और हर मिडिल क्लास का आदमी दिल से ज़्यादा सोचता है। अमीरों ने कहा कि यार ऐसा सुल्तान है, उदारवादी है, कमाने का मौका मिलेगा, क्या करना है। जनता ने कहा ऐसा ईमानदार सुल्तान मिला है, अब तो कुछ पूछने नहीं है। और ये सब भूल गए थे कि क्योंकि वही जलालुद्दीन जो कैमर्स को मार के सुल्तान बनता है और काहे म्याऊं म्याऊं कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि ये बूढ़ा हो चुका है। 70 साल की उम्र में सुल्तान बनेगा तो क्या होगा, यही सब होगा। लेकिन फिर भी जनता और अमीर को अपने पक्ष में करने में जलालुद्दीन खिलजी सफल रहे। अब जलालुद्दीन खिलजी का जब बलबन की मृत्यु हुआ था तो जितने अमीर थे वो 40 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए थे। जैसे सनातन में 13 ही होता है 13 दिन पर, ऐसे इस्लाम में 40 होता है 40 दिन पर, उसे 40वां कहा जाता है। तो 40 दिन तक अमीरों ने कपड़े फाड़ फाड़ के रोए थे। उसमें एक ये भी थे, जलालुद्दीन खिलजी भी, ये भी रोए थे। अब ये रोए थे कि खुश थे भगवान जाने, लेकिन सुल्तान बन गए तो पता चलता है खुशी रहे होंगे। इनके समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह होता है। मलिक छज्जू का विद्रोह, ठगों का दमन करते हैं, सिद्दी मौला का हत्या करते हैं, मंगोल आक्रमण आता है। यानी सबसे पहले मलिक छज्जू विद्रोह करते हैं। मलिक छज्जू कौन होते हैं? मलिक छज्जू बलबन के ही खानदान के एक चिराग होते हैं। इनको लगता है कि अगर बलबन का सीधे डायरेक्ट कोई नहीं बचा है तो हम उनके भाई बंधु के ही रहने वाले हैं, तो सत्ता हमें मिलनी चाहिए। तो मलिक छज्जू कड़ा, मानिकपुर, ये इलाहाबाद में पड़ता है, के सूबेदार रहते हैं और ये विद्रोह कर देते हैं। जब विद्रोह कर देते हैं तब इनको विद्रोह तो दबा दिया जाता है और इन्हें कैद करके जलालुद्दीन खिलजी यानी सुल्तान के सामने लाया जाता है। और सुल्तान इनके हाथों में हथकड़ियाँ देख करके बहुत भावुक होता है और कहता है, बताइए, आपके पूर्वज के यहाँ हम नौकरी करते थे, आप बलबन के संबंधी हैं, आपके हाथ में हथकड़ी देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मलिक छज्जू कहें तो छोड़ दो, अगर दुख हो रहा है तो छोड़ दो महाराज, काहे बांधे हो। कहें हाँ इनको छोड़ दो। अब इनको छोड़ दिए। इतना भावुक हो गए जलालुद्दीन खिलजी कि मलिक छज्जू के विद्रोह को भी नज़रअंदाज कर दिए और इन्हें छोड़ दिए और बोले आप चले जाओ कहीं, अब आपको सूबेदार तो नहीं बनाएंगे, चले जाओ कहीं, छोटी सी रियासत आपको दे देते हैं।
इनको हटा दिया मलिक छज्जू को। और तब तक फिर कड़ा और मानिकपुर अपने भतीजे और दामाद, जब जब कभी भतीजे का नाम आए समझ लीजिए कि फिर सुल्तान का दामाद पक्का होगा। अक्सर यही हुआ है। अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देते हैं। ठगों का दमन करने के लिए कहा जाता है अवध, दिल्ली, इन सब जगह पे ठगों ने उत्पात मचा रखा था, क्योंकि सुल्तान तो उदार था। तो इन लोगों को लगता सुल्तान क्या करेगा, सुल्तान सबको छोड़ देता, हमको भी छोड़ देगा। खूब ठगा पार्टी किए। बाद में ठगों का दमन कर दिया गया, और जब ठगों को पकड़ा गया तो जलालुद्दीन कहते हैं कि देखो भाई, क्या करने को मारोगे, जाने दो, एक नाव मंगाओ। और नाव पे बैठा दिया और कहा तुम लोग बंगाल चले जाओ, जाओ वहीं लूटमाट करो, वहीं रहो जा करके। बंगाल भेज दिया ठगों को बैठा के। उसके बाद में मंगोल आक्रमण होता है। उलुग खां के नेतृत्व में मंगोल के आक्रमण को जलालुद्दीन के जो सेनापति लोग हैं वो दमन करके इन्हें कैद कर लाते हैं। तो उलुग खां से पूछते हैं कि बताओ, एक आपके पूर्वज थे कि भारत पे कभी चंगेज खान वहां आक्रमण नहीं किए, लौट गए उधर से, अब तुम हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे हो, बताओ क्या करें। अब इन लोगों को लगा कि अब तो मार दिए जाएंगे, लेकिन जलालुद्दीन ने इन्हें मारा नहीं। कहा जाओ तुम लोग वापस, कहा मारे तुम्हें हम। तो कहा जाता है जैसे इन लोगों को छोड़ देता है तो ये लोग कुछ दिन तो वापस आते हैं कुछ दूर, फिर पता नहीं क्या मन में उलुग खां के आता है, और ये अपने 4000 सिपाहियों के साथ आते हैं और शरण में चले जाते हैं और इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। और जब ये इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं तब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में इनको एक स्थान देते हैं और उसका नाम देते हैं मंगोलपुरी, जो आज भी दिल्ली में है। मंगोलपुरी, जब दिल्ली जाएंगे, मंगोलपुरी घूमने जाओगे तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रोटियाँ और मांस सस्ते दामों पे मिलता है। मतलब लोग ऐसा वहाँ बताते हैं। तो मंगोलपुरी आज भी वहाँ पे मौजूद है, यानी मंगोलपुरी के नाम से, और इन्हें नया मुसलमान कहा गया, नौ मुस्लिम के नाम से मंगोलपुरी में इन्हें बसा दिया गया। मतलब इतनी उदारवादिता देख करके अब अमीर और अन्य पदाधिकारी जलालुद्दीन से चिढ़ने लगे, लेकिन जलालुद्दीन का दामाद और भतीजा खुश हो रहा था। वो कह रहा था कि चचा जान, ससुर जान, तुम्हार जल्दी जाए जान, जिससे हम बैठें। और इसने समझ लिया कि सब लोग इनसे नाराज़ हैं, एक ताकतवर सुल्तान चाहते हैं। और इतने में ही सिद्दी मौला ये एक फ़कीर हैं, फ़खरुद्दीन शंकर के शिष्य हैं, और ये विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करते नहीं हैं, माना जाता है कि कुछ लोगों ने इनके ऊपर लांछन लगाया कि सुल्तान को हटा करके एक नया सुल्तान ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके इतने अनुयायी थे कि कहा रोज़ के रोज़ कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग इनके खानकाह में आते थे। और जब ये बात जलालुद्दीन को पता चलता है तब जलालुद्दीन खिलजी इनको कैद करवा लेते हैं, और कैद करवा करके यहाँ पे जलालुद्दीन की उदारता ख़त्म हो जाती है। ये इनसे पूछते तक भी नहीं है कि क्यों आप तो एक संत हैं, हमारे सत्ता के पीछे क्यों पड़े हैं। इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने आदेश सुनाया कि सिद्दी मौला को हाथी के पांव के तले कुचला दो। हाथी के पांव के तले
सिद्दी मौला को कुचल दिया जाता है और फिर यहीं पे इतिहासकारों ने जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर उदारवादी होने का जो ढोंग था उसको उजागर कर देते हैं। एक बार अलाउद्दीन रणथंभौर का अभियान करते हैं। रणथंभौर के अभियान को कुछ दिन बीतता है और जब जलालुद्दीन को लगता है कि यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं और ये अभियान लंबा होता जा रहा है, तब इन्होंने कहा कि रणथंभौर जैसे चीज़ को मैं मुसलमानों के शरीर के एक बाल से ज़्यादा कीमती नहीं समझता। रणथंभौर का किला मुसलमानों के बालों से ज़्यादा कीमती नहीं है, उससे ज़्यादा कीमती तो हमारे मुसलमान भाइयों का एक बाल है। मतलब वो इतना ज़्यादा दिखा दिए, अत कर दिए। कहा जाता है जब मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ तो इन्होंने एक शब्द और कहा कि देखिए, मैंने इस्लाम में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है और जो कि मैं जन्म से मुसलमान हूँ और एक मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी फितरत नहीं है। और ये कहते हुए मलिक छज्जू को इन्होंने छोड़ दिया था। यानी दो शब्द इनके याद रखिएगा। पहला कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी फितरत नहीं है। और यह कहते हुए ये मुसलमानों को छोड़ देते हैं। पहला कोटेशन का ये याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि मैं रणथंभौर जैसे किले को से ज़्यादा मुसलमान के एक बाल को मूल्यवान समझता हूँ। और रणथंभौर से ये वापस आ गए। यानी ये जो दो कोटेशन हैं वो याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं वो बार बार मुसलमानों के इसलिए नहीं कहता है, इसको पता है ये कमज़ोर हो चुका था। जब इंसान बार बार किसी चीज़ का तवज्जो दे तो समझ लीजिए या तो उसके लिए बहुत संवेदनशील है या तो उसके अंदर डर पैदा है। इनके अंदर डर था और इसका फ़ायदा आगे उठाएंगे अभी अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन का समय आता है कि इन्हें भेजा जाता है, जब ये सूबेदार होते हैं तब अनुमति लेकर के भिलसा पे आक्रमण करते हैं और खूब धन कमाते हैं। मतलब लूटते हैं, कमाते क्या हैं। और धन जब लाते हैं जलालुद्दीन के सम्मान में भेज देते हैं। जलालुद्दीन इतना खुश हो जाता है भिलसा अभियान से, बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज से अलाउद्दीन कड़ा, मानिकपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का सूबेदार है। और यही चाहता था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को पता चल गया था
कि दिल्ली के दरवाजे अगर खोलने हैं तो चाबी दक्षिण में रखी है। साथियों याद रखिएगा, जो लोग मेंस दे रहे हो तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने अपने दिल्ली के दरवाजे देवगिरी में ही खोल लिए थे, इसलिए वहाँ पे तो सुल्तान बनना उसका निश्चित था। तो ये अभी देवगिरी के अभियान करेंगे, उसी अभियान से पैसों से सभी अमीरों का मुंह बंद कर देंगे और सुल्तान बनेंगे। लेकिन अभी भिलसा का अभियान हुआ, कड़ा मानिकपुर के सूबेदारी इनको प्राप्त हुई। सबसे ताकतवर सूबेदार के रूप में अलाउद्दीन गुरसप, इनको अली गुरसप कहा जाता है, के नाम से ये जाने जाते थे। और जब भिलसा अभियान किए उसके बाद बिना बताए जलालुद्दीन को दूसरा अभियान कर देते हैं देवगिरी का। ये भिलसा के अभियान में इतना धन पाए थे, उसका थोड़ा सा ही भेजे थे, बाकी सब रख लिए थे अपने पास। और थोड़े में ही जलालुद्दीन इतना खुश हो गए कि का जैसे लगा इनको जलेबी मिल गई हो सीधी वाली। अलाउद्दीन देवगिरी का अभियान करता है और वहाँ पे जो शासक हैं उनसे जाता है और धन खूब ऐंठता है, धन लूटता है और इतना ज़्यादा धन लेकर के आता है। और वैसे देवगिरी को जीत नहीं पाते। अलाउद्दीन इतना धूर्त और मक्कार था, इसने वहाँ पहुँचते हल्ला कर दिया कि दिल्ली की बहुत बड़ी सेना आती है, आ रही है पीछे, हम तो उसके अग्रणी भाग हैं, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो धन दे दो, नहीं तो मार दिए जाओगे। और एक अच्छा खासा धन लूट लेता है और धन लेकर के वापस चला जाता है कड़ा मानिकपुर। कहा जाता है इतना धन लूटा था यहाँ पे, और इसकी जानकारी जब जलालुद्दीन को मिलती है और अलाउद्दीन को एकदम नाटकीय ढंग से, अलाउद्दीन का एक भाई वहाँ रहता है असमत बेग, तो असमत बेग से एक पत्र लिख करके कहता है कि मैं चचा जान से बहुत डरा हुआ हूँ और चचा जान से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बिना मैंने उनकी अनुमति के देवगिरी पर हमने आक्रमण करके धन लूटा है और हम इस सारे धन चचा जान को देना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कैसे दें। और हम चाहते हैं कि चचा जान हमसे मिलने कड़ा मानिकपुर आएँ और वो भी अकेले आएँ, और अगर नहीं आएंगे तो मैं मानूंगा कि वो मुझे माफ़ नहीं किए। अब बूढ़ा आदमी जो सबको माफ़ कर दिया, अपने भतीजों दामाद को क्यों नहीं माफ़ करेगा। एकदम भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए कि इनकी आंखों में आंसू छलकने लगे और अपने अमीरों से कहा, देखा आप लोगों ने कहा था कि अलाउद्दीन विद्रोही होता जा रहा है, कितना फूट फूट करके उसने बताओ पत्र में रोया है, तो सामने कितना रोया होगा। हम उसे मिलना चाहते हैं। उनके अमीरों ने कहा कि महोदय आप मिलने जाना चाहते हैं, आप मिलिए, लेकिन सेना को साथ में लेकर के मिलिए। तो कहते हैं सेना क्या होगी, पीछे आए उस सेना के साथ। अब ये नदी है, एक तरफ कड़ा और मानिकपुर है, एक तरफ से दिल्ली से शासक आएंगे। नदी के उस पार सेनाएं रुक जाती हैं और एक नाव में जलालुद्दीन खिलजी और उनके कुछ अमीर एक दो होते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन का भाई है। वो कहता है कि सुल्तान आज़म, यदि आप सेना के साथ जाएंगे तो अलाउद्दीन बहुत डर जाएगा और वो सुसाइड आत्महत्या कर लेगा, इसलिए आप अकेले चलें। उसका भाई भी बहुत कमीना था, लेकिन अच्छा भी था, भाई का साथ दिया उसने। जैसे ही जलालुद्दीन नाव पे बैठ करके आते हैं और अलाउद्दीन उन्हें रिसीव करने आता है और पैरों में गिर जाता है, खूब फूट फूट के रोता है। अब जलालुद्दीन एकदम गले लगा लेता है, कह रहे काहे रो रहे हो, लूटे तो लूटे, भतीजे तो आओ।
अलाउद्दीन कहते हैं हाँ चचा जान, अब तुम मर जाओ, और अपने एक अमीर सलीम को कहते हैं कि हमारे चचा जान को मार दो, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और चचा जान को इनके मार दिया जाता है और गला को काट लिया जाता है। गला को उठा करके समझ लो ये ले आए, ये गला है जलालुद्दीन का, और इसी पे शाही चंदोवा रखा था। कहा गया कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि जलालुद्दीन के सर से खून टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन ने शाही चंदोवा उतार करके अपने सर पे रख करके कहा मैं दिल्ली का सुल्तान हूं, और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने सुल्तान घोषित करके सर को फेंक दिया, और उनके कटे हुए सर को दफनाने के लिए भी किसी को नहीं बोला। शायद कहा जाता है कि कुछ अमीर जो थे, एक लोगों को छोड़ा था, बाकी सबको मार दिया था, शायद अपने भाई को छोड़ा होगा। बाकी सभी को मार करके वहीं पे फेंक दिया और दिल्ली के तरफ कूच कर दिया। और जब ये शाही चंदोवा अलाउद्दीन अपने सर पे रखता है, वहीं पर देवगिरी से और भिलसा से जो धन लूटा था उसको वहीं से बांटना शुरू कर दिया, और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते लगभग बहुत ज़्यादा धन उसने बांट दिया। अमीरों में, गरीबों में, जनता में, सब में धन बांटता हुआ चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली की विजय देवगिरी में कर लिया था। दिल्ली की विजय देवगिरी में कर लिया था। इसका मतलब यही था कि देवगिरी से इतना धन लूटा था कि धन के बल पर अमीरों के मुंह बंद कर दिए और दिल्ली में जा कर के सत्ता को ग्रहण कर लिया। यानी अलाउद्दीन दिल्ली की सत्ता प्राप्त किया छल बल धन के द्वारा, यानी कि अपने चाचा को मार दिया। यानी शाही चंदोवा जलालुद्दीन के सर से खून टपक ही रहा था कि शाही चंदोवा को, यानी कि शाही चंदोवा मतलब मुकुट को, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सर पर रख करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी, उनका नाम अली गुरसब था। ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा थे और उनके दामाद भी थे। बताओ, पद भी दिया, लड़की भी दिया और जान भी दिया। बताओ क्या करे कोई। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया क्योंकि ये विश्व जीतना चाहता था, बहुत महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी जलालुद्दीन के भाई थे और उन्हीं के साथ शासन में कार्यरत थे। यानी शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र अलाउद्दीन अब शासक बनता है। अलाउद्दीन जब शासक बनते हैं, देखिए पहला ऐसा मुसलमान है अलाउद्दीन जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। याद रहे, पूर्व में बख्तियार खिलजी पहला ऐसा दास था मोहम्मद गोरी का जिसने बिहार और बंगाल में आक्रमण करके बौद्ध बिहार, विक्रमशिला, नालंदा को तोड़ दिया था। तो पहला मुस्लिम बख्तियार खिलजी जिसने पूर्व में आक्रमण किया, और पहला मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी। जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया। तो याद रहे, पहला मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के लिए, पहला मुस्लिम बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत के लिए आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया कि अलाउद्दीन के चचा जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के किले में करवाया था, क्योंकि उन्होंने बलबन के लाल महल में जाने से पहले मना कर दिया था। बाद में वहाँ की जनता के द्वारा बुलाए जाने पर चले गए। अलाउद्दीन के समय में 9 मुस्लिम विद्रोह हुआ। अब ये 9 मुस्लिम विद्रोह क्या है?
ये 9 मुस्लिम वही हैं जो उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया था। वही 9 मुस्लिम कहलाए थे, दिल्ली के मंगोलपुरी में बसाए गए थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों ने धन लूटा था। तो धन लूटा हुआ भाग जो था, अलाउद्दीन ने, देखिए एक होता है धन लूटा भाग को खुम्स कहा जाता है। तो पहले के जो नियम थे कि 1/5 सुल्तान को जाता था और 4/5 सैनिकों में बढ़ जाता था। लेकिन अलाउद्दीन ने जो नियम बनाया था उसमें 4/5 सुल्तान का और 1/5 सैनिकों में बढ़ता था। तो इस नियम को मानने से 9 मुस्लिमों ने मना किया और विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो उनके विद्रोह को दमन कर दिया गया और कहा जाता है जितने लोग इनसे संबंधित थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या करोगे? जलालुद्दीन थोड़े है कि मना कर देगा, अरे जाइए हम रक्त नहीं बहाएंगे। वो अलाउद्दीन ने चाचा को मार कर क्या, तो तुम किस खेत के मूली थे, तुमको ही मार देगा, मार दिया। उसके बाद अकत खां का विद्रोह होता है। अब ये अकत खां कौन है? अकत खां अवध के सूबेदार हैं। जब इन्होंने विद्रोह किया तब इनको दमन किया गया और इनसे संबंधित सभी को दिल्ली लाया गया और सबको मार दिया गया। यानी अलाउद्दीन के समय में 9 मुस्लिम विद्रोह, अकत खां का विद्रोह से दबा दिया गया और मंगू खां का विद्रोह, जो मंगू खां हैं, मंगू खां का विद्रोह होता है और उनके विद्रोह को भी दबा करके सबको मार दिया जाता है। वहीं पर दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह होता है। हाजी मौला कौन है? दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन कई बादशाहों के समय में कोतवाल दिल्ली के बने रहे हैं। इनका दामाद मार दिए गए, सब मार दिए गए, ये जिंदा थे। फखरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो हाजी मौला स्वतंत्र किया हुआ दास जो है फखरुद्दीन का था। पहले फखरुद्दीन का दास था, बाद में फखरुद्दीन ने इसे आज़ाद कर दिया था। अब इसे लगा कि हाजी मौला को कि अगर फखरुद्दीन नहीं है तो दिल्ली के कोतवाल पर मेरा हक है, कोतवाल के पद पर हमारा हक है, दिल्ली के कोतवाल का पद मुझे मिलना चाहिए। और इसके लिए ये दिल्ली कूच करता है और विद्रोह कर देता है। अब हाजी मौला इतना उत्पाद मचाता है, तब अलाउद्दीन के जो सिपाही हैं, सेनापति लोग, उन लोगों ने हाजी मौला को पकड़ करके इनके संबंधित जितने लोग थे, माना जाता है कि इनके भाई भतीजे जितने भी संबंधी थे सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बन के दिल्ली कोतवाल। इनके महत्वाकांक्षा के चक्कर में पता नहीं कितने को जान चली गई। यानी फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद हाजी मौला कोतवाल बनना चाहते थे और विद्रोह हुआ, मारे गए। अब अलाउद्दीन के समय में मंगोल भी आक्रमण काफ़ी हुए, जो कि मंगोल आक्रमण वैदेशिक है और ये सारे विद्रोह आंतरिक थे। आक्रमण होना, विद्रोह में अंतर होता है। विद्रोह अपने करते हैं, आक्रमण पराये करते हैं। अब अलाउद्दीन को लगा कि बार बार विद्रोह हो क्यों रहा है, ये सब काहे पगलाए हैं, इतना हम पैसा दिए हैं इन लोगों को, तब तो हम सुल्तान बने हैं और फिर भी लोगों को हम काहे नहीं समझ में आ रहे हैं। तब इसने विचार किया
और विचार में ये पाया, जिसमें 4 प्रमुख कारण इसे समझ में आया विद्रोह का। ये जितने विद्रोही प्रवृत्ति के अमीर थे, सूबेदार थे और पदाधिकारी थे, इनको ये नहीं पता था इनके साथ क्या होने वाला है। ये अलाउद्दीन को जलालुद्दीन समझ बैठे थे और इन्हें नहीं पता जलालुद्दीन बूढ़ा था, नहीं तो वो भी कैमर्स को मार के बोरम भर करके अगर फेंक सकता है तो इतना आसान तो नहीं था। विद्रोह के कारण को समझा गया और उसमें 4 कारण प्रमुख रूप से पाए गए। पहला कारण तो ये पाया गया कि राज्य की गतिविधियों से सुल्तान अनभिज्ञ है। इसको लोग अच्छा, ये लोग सब लोग आपस में मिल करके कोई गतिविधि करते रहते हैं और हमें जानकारी नहीं मिलती है। पहला कारण तो यही है, जब हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। और कहा दूसरा कारण यह है कि जो उत्सव और मेला होता है, त्यौहार होते हैं, उसमें एक अमीर सूबेदार बंगाल का, अवध का, दक्षिण का, पश्चिम का, ये सब एकत्रित होते हैं और एक जगह जब एकत्रित होते हैं तब इन लोगों के अंदर एक नया जोश आता है कि सुल्तान को मारो और पैसा को तारो। अलाउद्दीन ने कहा अच्छा, ये एक बात ये समझ में आया। उसके बाद जब ये लोग आपस में मिलते हैं, यानी जो शक्तिशाली अमीर हैं, तीसरी बात उसने समझा कि जो सामंत वर्ग हैं वो आपस में वैवाहिक संबंध बना करके अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, फिर विद्रोह करके सत्ता चाहते हैं। अब इन्होंने मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 अमीर हैं। अब ए ने अपनी पुत्री का विवाह बी से कर दिया और बी ने अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह सी से कर दिया। अब ये सब मिल गए, एक हो गए। अब एक हो करके सुल्तान को हटाते हैं और स्वयं बनते हैं। कहा ठीक। चौथा व्यक्ति ये हुआ कि जो मध्यस्थ भूपति हैं ये बड़े उदंड हैं। ये कौन होते हैं? ये जो गांव में राजस्व वसूलते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, यानी ये हिंदू होते थे। खुद मुकद्दम चौधरी, ये लोग जो गांव से राजस्व वसूलते थे, ये राजस्व वसूल करके आधा ज़्यादा रख लेते थे, बाकी सुल्तान को भेज देते थे। तो सुल्तान को लगा अच्छा, यानी मध्यस्थ वर्ग की स्थिति भी इसमें शामिल है। और इसको अगर इतने पॉइंट जब मिल गए सुल्तान को, तो उसने समझा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने 4 उपाय भी बताए। इस 4 उपाय में इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जितने धनी व्यक्ति थे उनसे संपत्ति को हड़प लिया। पहली नीति, धनी व्यक्तियों से संपत्ति छीनना। दूसरा उपाय, गुप्तचर विभाग का गठन करना। तीसरा बात, मद निषेध, यानी दारू पीना और दारू बेचना दोनों गुनाह कर दिया और दिल्ली के जितने भी पात्र थे दारू के सब तोड़वा दिया। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपस में मेल मिलाप करना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, इसके लिए पूर्व अनुमति सुल्तान की जरूरी था, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, करोगे तो मारे जाओगे। अलाउद्दीन का मंगोल आक्रमण। देखिए, मंगोलों का जो आक्रमण हुआ वो भारत में सर्वाधिक अलाउद्दीन के समय में ही हुआ। अलाउद्दीन ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के बहुत ज़्यादा आक्रमण का दंश झेला।
देखिए, अलाउद्दीन और बलबन में एक विशेषता थी। अलाउद्दीन, बलबन ने मंगोल आक्रमण के भय के कारण और साथ ही जनता के विद्रोह के कारण साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया था और केवल प्रशासनिक गतिविधियों पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार को भी साथ में लिया और नीतियों को भी साथ में लिया, यानी कि मंगोल आक्रमण को भी संभाला और अन्य गतिविधियों को भी साथ में लिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बलबन और अलाउद्दीन में जब तुलना की जाती है तो अलाउद्दीन के पास सबसे ताकतवर सेनापतियों का एक हुजूम था, जिसमें जफर खां, उलगू खां, नुसरत खां, मलिक कफूर, अकत खां। ये जो सेनापति थे ये अपने आप में हर एक अकेला ही बहुत बड़े साम्राज्य को गठित करने में तत्पर था। जब मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार का सहारा लिया, रक्त और तलवार की नीति का सहारा लिया। अलाउद्दीन का संबंधी था जफर खां और जफर खां से अलाउद्दीन जलता था, लेकिन अब सही समझा कि गलत समझा जफर खां को। यह राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत समर्पित सेनापति था। यह अकेला कई बार मंगोलों को पराजित किया था। पहले आक्रमण में जब मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ तो दवा खां का सेनापति कादिर खां के नेतृत्व में हुआ था। दवा खां वहाँ का मंगोलों का सरदार था, तो कादिर खां को भेजा था। अच्छा, मंगोल जब आक्रमण करने जाते थे तो याद रखिए कि मंगोलों के पास खाने का वहाँ कुछ होता नहीं था। मंगोलिया वाली सब बारू वारू का स्थान है, ठंडा मरुस्थल है। तो जब मंगोल चलते थे तो 1 लाख 2 लाख ऐसे सेना लेकर के चलते थे आक्रमण करने। जितना किसी के साम्राज्य में सेना होती थी उतना अकेला एक सेनापति सेना लेकर के कहीं आक्रमण करने जाता था। और वहाँ के सरदार के पास भी 2-2.5 लाख सेनाएं होती थी। मतलब जितने वहाँ के लोग नागरिक होते थे सब सेना में भर्ती होते थे, क्योंकि वही जो आक्रमण होता था, लूट खसोट पाते थे, वही वहाँ पे लोग खाते पीते थे, बर्बर थे लोग। पहला आक्रमण दवा खां के सेनापति कादिर खां के नेतृत्व में हुआ और कादिर खां के नेतृत्व में जब हुआ तो अलाउद्दीन के 2 सेनापति, एक उलगू खां, वही नवा मुसलमान, इनको, ये खुद मंगोल था पूर्व, तो इसको मंगोलों की रणनीति पता थी। और जफर खां एक बहादुर सेनापति था। तो दोनों के उलगू खां और जफर खां, इन दोनों के सहयोग से, समन्वय से इन्हें मंगोलों को पराजित होना पड़ा। पहली बार ऐसा है कि मंगोल बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं। पराजित तो उलगू खां भी हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन इनके पास सेना मात्र 4000 की थी और जो कादिर खां के नेतृत्व में सेना आ रही है वो लगभग 50,000 से ज़्यादा की सेना है और मंगोल लड़ाकू बहुत होते हैं। और इनको पराजित करने के लिए जफर खां
और उलुग खां के संयुक्त रणनीति के माध्यम से पहला मंगोल आक्रमण असफल हो जाता है और कादिर खां मार दिए जाते हैं। अलाउद्दीन इन दोनों को सम्मानित बहुत करता है, लेकिन अंदर से जफर खां से जलता भी है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जनता और अन्य अमीर विद्रोह कर देंगे कि जब तुम इतने ताकतवर सेनापति का नहीं हो तो हमारा क्या होगे। दूसरा आक्रमण मंगोल का होता है सलदी के नेतृत्व में, और सबसे मजे की बात यह है कि जब सलदी महोदय के नेतृत्व में आक्रमण होता है उस समय उलगू खां और नुसरत खां गुजरात विजय कर रहे होते हैं। मतलब उनका आक्रमण गुजरात पे हो चुका होता है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, इस फ्रंट पे केवल एक सेनापति बचा है, जफर खां। और मंगोल का आक्रमण कादिर खां के आक्रमण से सलदी का आक्रमण ज़्यादा आक्रामक था, क्योंकि ये कादिर खां के बदला लेने के लिए आए थे। तो जब कोई बदला लेगा तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा सेना भी तो ले जाएगा। अब सलदी खां के नेतृत्व में जब आक्रमण होता है उस समय फ्रंट पे केवल एकमात्र सेनापति जफर खां ही होता है, क्योंकि उलगू खां और नुसरत खां ये दोनों लोग गुजरात विजय करने में लगे होते हैं और गुजरात विजय कर भी लेते हैं, लेकिन तब तक जफर खां सलदी खां को पराजित करके मार देता है और सारी सेनाओं को तितर बितर करके मौत के घाट उतार देता है। तो इतिहासकारों का कहना है कि उलगू खां और नुसरत खां के गुजरात विजय ने जो सम्मान पाने का हक प्राप्त किया था उसे जफर खां के सलदी खां के द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति उत्तर में साम्राज्य की सुरक्षा ने फीका कर दिया। यानी जफर खां ने अकेले दम पर मंगोलों को पराजित करके और सलदी खां को मौत के घाट उतार दिया। जो सेनाएं भाग गईं उनको छोड़ करके जो बच गईं उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और ये इतना बड़ा रक्षात्मक विवरण था जिसे कि अलाउद्दीन जफर खां से और सशंकित होने लगा। लेकिन फिर भी जो कि सम्मान देना था, सम्मान तो देगा। कहा जाता है उलगू खां और नुसरत खां के गुजरात विजय फीकी पड़ गई थी इस समय सलदी खां के आक्रमण के पश्चात। सलदी खां मारा जाता है। अब दवा खां वहाँ पे एकदम आग बबूला हो जाता है। वो कहता है हो क्या रहा है, हम कभी पराजित नहीं होते थे, हमारे सेनापति कभी पराजित नहीं होते थे, ये कैसा सुल्तान वहाँ का बन गया है जिसको देखो मार देता है। उन्हें क्या पता कि इस समय अलाउद्दीन के पास 5 से 7 सेनापति ऐसे हैं जो हर एक मोर्चे को लेने को सक्षम रहते हैं। तीसरा आक्रमण दवा खां अपने पुत्र को भेजता है। कहता नहीं, अब मैं किसी को नहीं भेजूंगा, अब मेरा पुत्र जाएगा। और पुत्र का नाम था कुतलुग ख्वाजा। कुतलुग ख्वाजा को भेजता है। अब कुतलुग ख्वाजा इतना वेग से आक्रमण करने आता है, माना जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा सेना लेकर के, और सब एक से एक लड़ाकू सैनिक को लेकर के आता है। कहा जाता है कि मंगोल के इस आक्रमण की जानकारी खिलजी को नहीं था, यानी अलाउद्दीन को नहीं था, और इसलिए सतर्क नहीं थे, उतना सतर्क नहीं थे। फिर भी सतर्क तो थे, लेकिन इतना नहीं थे, इतना भयंकर आक्रमण होने वाला है। और कुतलुग ख्वाजा इतना वेग से आक्रमण करते हैं कि सिंधु नदी को पार करके अंदर तक आ जाते हैं और कई किले को कब्जा कर लेते हैं। तब अलाउद्दीन बहुत क्रोधित होता है और सारे अपने केवल मलिक काफूर को छोड़ करके जफर खां, उलगू खां, नुसरत खां
अकत खां यानी 4 के चारों सेनापति को सबके संरक्षण में लगभग 1 से 1.5 लाख की सेना भेज करके इनको कवर करने को भेजता है। अब कुतलुक ख्वाजा ये तो आ रहे होते हैं सलदी खां के बदला लेने के लिए, लेकिन ये सब के सब मार दिए जाते हैं। मार क्या दिए जाते हैं? जब आक्रमण वेग इतना तेज होता है कि ये लोग भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और जफर खां इतना ज़्यादा क्रोधित होता है, इसके इस क्रोध में शंका निहित हो गया था कि दिल्ली की गद्दी चाहता था। अब ये 18 किलोमीटर तक अपनी सीमा रेखा से अंदर तक मंगोलों को खेद जाता है और बाकी सेनापति रुक जाते हैं। ये 18 किलोमीटर अंदर तक जाता है तो अचानक से ये लोग पलट पड़ते हैं और जफर खां को मार देते हैं। जफर खां को मार देते हैं और इनके साथ कहा जाता है इतना तेजी से पीछा करता है कि मात्र 10 से 15 ही घुड़सवार यानी सेना इनके साथ पहुंच पाती है, बाकी पीछे ही रह जाती है। लेकिन जब जफर खां को मार के इन 10-15 को मार देते हैं मंगोल, तो मंगोल आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते और वो वापस लौट जाते हैं। यानी कि यहाँ पे इतिहासकारों ने बताया है कि अलाउद्दीन के 2 लक्ष्य एक ही साथ पूरे हो गए। कैसे? एक तो मंगोलों का इतना बड़ा आक्रमण जिसे भगाने पे वो सफल रहे, यानी कि ये सफल अभियान यानी सफल सुरक्षात्मक अभियान था अलाउद्दीन का। और दूसरा जो अलाउद्दीन का सबसे ताकतवर बनता हुआ एक सेनापति जो आगे चल करके अलाउद्दीन पर हावी हो सकता था, वो मार दिया गया। यानी तीसरा अभियान जिस पे जफर खां मारे तो गए, मंगोल पराजित हुए, भाग गए, अलाउद्दीन का कार्य पूरा हुआ। यानी इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा आक्रमण होता रहा। यानी अलाउद्दीन ने मंगोल की नीति को समझ लिया कि वो आक्रमण कैसे सुरक्षित रहेगा कि आक्रमण न कर सकें। बलबन के द्वारा काटे गए जंगल, बनाए गए किले को उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया और एक सीरी का किला बनवाया, उसमें सुरक्षित रूप से अपने आप को सुरक्षित किया। और सीरी का किला बनवा करके सीरी का किला बनवा करके मंगोलों से सुरक्षात्मक रणनीति अपनाया और इधर साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। अब हम अलाउद्दीन के साम्राज्य नीति को पढ़ेंगे, अलाउद्दीन की बाजार नीति को पढ़ेंगे, अलाउद्दीन के संबंधित और गतिविधि पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।